हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सेफ होंगे। कोरोना वायरस की वजह से हम इन लेक्चर्स में फंसे हुए हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस की जब हम बात करते हैं तो ये लफ्ज़ खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है। एरिथ्रोसाइट्स हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, यानी एरिथ्रोसाइट्स का बनना, बढ़ना और मेच्योर होना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। यहाँ पर यह जहन में रखें कि हम सिर्फ आरबीसी की बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस में, पर जब हम बात करते हैं हीमोपोइसिस की, तो हीमोपोइसिस को हम हेमेटोपोइसिस भी कहते हैं। और इसमें इंक्लूडिंग आरबीसी तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तमाम इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और इसको हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ origin, development and maturation of all the blood cells, all the blood cells, जिसमें आरबीसी भी इंक्लूडेड है। सही है। अब अगर हम साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की बात करें, यानी ये कहाँ कहाँ बनते हैं, एरिथ्रोसाइट्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ बनते हैं, तो ये हमारी लाइफ की मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ साइट्स पर बनते हैं। तो अगर हम फीटल स्टेज की बात करें, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन को हम 3 स्टेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ, ये इस स्टेज को हम कहेंगे मीज़ोब्लास्टिक स्टेज, और ये कब की है? फर्स्ट 2 मंथ की है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months, ठीक है, of intrauterine life, the RBCs are produced from the mesenchyme of yolk। yolk की जो mesenchyme टिश्यू होता है, ये उसमें बनता है, सेल्स होते हैं और उसमें ये बनते हैं। उस वक्त की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सकते हैं। हेपेटिक स्टेज, हेपेटिक का नाम सुना है? लीवर, मतलब आगे बढ़ते हैं तो लीवर की तरफ बात बढ़ेगी। 3rd month ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में लीवर इज द मेन आर्गन। कौन मेन आर्गन है? लीवर मेन आर्गन है प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स का, दैट प्रोड्यूसेस आरबीसी। स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वो भी अपना रोल इसमें प्ले करते हैं और एरिथ्रोसाइट्स को बनाते हैं। अब माइलाइड स्टेज की बात करते हैं। लास्ट 3 मंथ, पहले 2 मंथ, फिर नेक्स्ट 3 फ्रॉम द 3rd मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी कि तीसरे महीने से बात शुरू हो जाती है, फिर लास्ट 3 मंथ तक ये वाली स्टेज चलती है। और इसके बाद इंट्रायूटेराइन लाइफ आरबीसी कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम द रेड बोन मैरो। अब यहाँ पर रेड बोन मैरो डेवलप हो चुका होता है, बोन काफ़ी हद तक बड़े हो चुके होते हैं, तो उसके बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं और लीवर भी अपना काम जारी रखता है। तो फीटल स्टेज में 3 स्टेजेस हैं, मीज़ोब्लास्टिक, हेपेटिक, माइलाइड स्टेज। आगे अगर हम बढ़े तो मतलब एज हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो एज के साथ क्या होगा? हमें बोन डेवलप होंगी और फिर बोन अपना काम भी करेंगी। अब न्यू बॉर्न बेबीज की बात करते हैं, यानी फीटल स्टेज के बाद ऑफ कोर्स न्यू बोर्न बेबीज ही आएंगे, फिर चिल्ड्रन होंगे, देन एडल्ट होंगे। अब न्यू बोर्न बेबी और ग्रोन चिल्ड्रन और एडल्ट्स की बात करते हैं अप टू द एज ऑफ 20, ठीक है। यहाँ पे कुछ रह तो नहीं, आरबीसीज आर बोर्न फ्रॉम, ठीक है, रेड बोन मारो। इन न्यू बोर्न बेबीज, growing children and adult, RBCs are produced only from the red bone marrow। यहाँ पर इस सेंटेंस की ज़रूरत क्या है? ये तो हम सब जानते हैं, रेड बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ज़रूरत ये है कि ओनली फ्रॉम रेड बोन मैरो, द रेड बोन मैरो ओनली। आगे कुछ हमारा बोन मैरो येलो हो जाता है ड्यू टू फेट डिपोजिशन। तो
वहाँ पर फिर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी नहीं होती। Up to the age of 20 years, RBCs are produced from red bone marrow of all bones. All bones से मतलब long bones and और तमाम flat bones। हमारे जिस्म में जितनी भी long bones हैं उन तमाम में और flat bones जो हैं उसमें erythropoiesis होती है up to the age of 20. After the age of 20, RBCs are produced from the membranous bones like vertebrae वर्टिब्रा जो है स्टर्नम रिब्स है, स्कैपुला है, इलियक बोन है, स्कल बोन है, फ्रॉम द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन जो आपके जहन में आ रही है, जिस तरह हमारी थाई की बोन्स है, तो उसमें सिर्फ एंड्स में प्रोड्यूस होता है। अब एंड्स में प्रोड्यूस होता है मतलब मिडल में प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों? जो शाफ्ट है, जो इसका मिडल का पार्ट है, वहां पर येलो बोन मैरो बन जाता है। अब ये येलो क्यों होता है? यहाँ पर फेट डेपोजिशन हो जाती है, फेट आके जमा होना शुरू हो जाता है और ये बोन अपनी एरिथ्रोपोएटिक एक्टिविटी लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा इस स्लाइड में? इस स्लाइड में हमने सीखा कि हमेशा जो बोन मैरो हो, जो रेड बोन मैरो है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बोन मैरो येलो हो गया है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एरिथ्रोपोएसिस के लिए। अप टू द एज ऑफ 20 तकरीबन तमाम बोन्स लॉग और फ्लेट जहाँ जहाँ पर रेड बोन मैरो होता है वो एरिथ्रोपोएसिस करती है। बट यहाँ पर एक बात आती है, आफ्टर एज ऑफ 20 बाज लॉन्ग बोन्स में जो उनका मिडल का पार्ट होता है, अदर देन द एजेस या साइड्स, जो मिडल का पार्ट होता है, जो उसकी शाफ्ट होती है, उसमें फेट डिपोजिशन की वजह से एरिथ्रोपोएटिक एक्टिविटी नहीं होती। अब यहाँ पर कुछ और इसके बारे में फैक्ट है। इन एडल्ट्स लीवर एंड स्प्लीन में आल्सो प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स। एडल्ट्स में ये भी हो सकता है भाईजान, लीवर और स्प्लीन जो है ये भी आरबीसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट कब? इफ द बोन मैरो इज डिस्ट्रॉयड और फिब्रोस्ड, या ख़त्म हो जाती है किसी वजह से, डिस्ट्रॉयड हो जाती है किसी वजह से। कलेक्टिवली बोन मैरो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लीवर इन साइज। चलो इस बात पे जाने से पहले वाले सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं। अगर हमें बोन में कोई मसला हो गया, हम किसी रेडिएशन को एक्सपोज हो गए, कैंसर हो गया और बोन मैरो हमारा डैमेज हो गया, तो लीवर ये काम दोबारा एक्वायर कर सकते हैं। समझ आई? लीवर और स्प्लीन दोबारा आरबीसी प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिवली जो हमारे टोटल बॉडी वेट, टोटल जो बोन मैरो है, उसमें एक बात है कि उसका टोटल साइज हमारे लीवर के बराबर होता है। अब लीवर जैसे आप जानते हैं कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। द बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल, और हम ये भी जानते हैं कि बोन मैरो में ही तमाम तरह के ब्लड सेल्स बनते हैं। Comparatively 75% of bone marrow is involved in production of leukocyte। अब ल्यूकोसाइड जो है वो आरबीसी तो है नहीं, और 75% आरबीसी हमारा जो बोन मैरो है वो इसकी प्रोडक्शन में लगा हुआ है, और 25% जो है ये किस में लगा हुआ है? एरिथ्रोसाइट में। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। अब ये डिफरेंस तो है ही, बट काम की बात ये है कि ल्यूकोसाइड जो है स्टिल कम है, लेस है। किससे? एरिथ्रोसाइड से। Although that much of bone marrow is busy in production of leukocyte, or only 25% is busy in erythrocyte, but erythrocytes are 500 times more there। एक ल्यूकोसाइट की लिए हमारे पास 500 आरबीसीज होते हैं, तादाद में इस कदर फर्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क मैंने बनाया है आपके लिए। आप मुझे कमेंट में इसकी वजह बताएं, ऐसा क्यों है, क्यों इस कदर ज़्यादा बोन मैरो डेडिकेट है
ल्यूकोसाइड की प्रोडक्शन के लिए, बट उसके बावजूद भी ल्यूकोसाइड की तादाद आरबीसी से कम है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हर स्टूडेंट कोशिश करें इसका जवाब दें। अब हम बात करते हैं इस प्रोसेस की। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हमने उसको एज के साथ रिलेट किया कि मुख्तलिफ टाइम ऑफ आवर एज वो मुख्तलिफ जगह पर प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है, प्रोसेस ये चलता कैसे है। तो यहाँ पर मैं इन सेल्स की बात करूँगा, बट इसके बाद यानी इस टोटल प्रोसेस के बाद जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को कौन से फैक्टर जिसे कहते हैं चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ख़राब या बेहतर कर सकते हैं, जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर द प्राइमरी सेल, इसका नाम ही जाहिर कर रहा है स्टेम सेल्स है। ये प्राइमरी सेल है, कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, ये खुद को रिन्यू कर सकते हैं, एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स, और फिर स्पेशल टाइप के सेल्स बनाते हैं। अब ये स्पेशल सेल्स जो है स्पेशल काम करते हैं, इसकी बात करते हैं। हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स आर द प्रिमिटिव सेल्स इन द बोन मैरो विच गिव राइज टू द ब्लड सेल्स। अब गिव राइज टू ब्लड सेल का क्या मतलब इससे तमाम किस्म के सेल्स जो ब्लड में बनते हैं, जो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, वो तमाम किस्म के सेल्स स्टेम सेल्स ही बनते हैं। अब हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं बोन मैरो में, इनको अनकमिटेड प्लोरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। अनकमिटेड प्लोरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स, PHSC, प्लोरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स। यहां पर एक अनकमिटेड का लफ्ज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात भी करते हैं, पर सेंटेंस पढ़ते हैं। PHSC, प्लोरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स, is defined as a cell that can give rise to all type of blood cells, कैपेबल है तमाम किस्म के सेल्स बनाने का। मतलब हम समझते हैं आरबीसी है, ये है, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, बट ये तमाम एक ही सेल से बनते हैं। इन अर्ली स्टेज द PHSC, pluripotent hemopoietic stem cell, are not designated to form a particular type of red blood cell। इससे पहले ये डिजिग्नेटेड नहीं होते, ये अनकमिटेड होते, इनकी कोई किसी के साथ कमिटमेंट नहीं होती कि भाईजान मैं आरबीसी बनाऊंगा, ल्यूकोसाइड बनाऊंगा, प्लेटलेट्स बनाऊंगा या लिम्फोइड कोई सेल बनाऊंगा। इसकी कोई कमिटमेंट नहीं होती, किसी को भी बना सकता है। बट एंड इज आल्सो नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, और ये भी हम नहीं पता लगा सकते कि इससे कौन सा वाला बनेगा। इट टोटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, the blood cell to be developed from these cells, hence the name uncommitted। अब यहाँ पर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, uncommitted का यही मतलब है कि इसका कोई अता पता नहीं है कि इससे कौन सा सेल बनेगा, बट ये इस बात का कैपेबल है कि इससे कोई भी सेल बन सकता है जो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, कुछ और फैक्ट्स हैं। In adults, only a few number of these cells are present। ये तादाद में बहुत ही कम होते हैं, but the best source of these cell is the umbilical cord, blood। जो umbilical cord होता है उसका ब्लड जो है उसमें भी ये सेल्स, ये स्टेम सेल्स अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। अब मेरी नलायकों की फौज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे umbilical cord किसे कहते हैं। आप में से बहुत सौ को पता भी होगा, बट मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में बताएं umbilical cord किसे कहते हैं। When the cells are designated to form a particular type of blood cell। अब ये uncommitted सेल जो था वो डिजिग्नेट कर गया है। क्या हुआ, अब इसने डिसाइड कर लिया कि मुझसे ये वाला सेल बनेगा। तो ऐसे में अनकमिटेड जो सेल था PHSCS, उसको हम कहेंगे कमिटेड PHSCS, क्योंकि इसने कमिटमेंट कर ली। और जब एक बार ये कमिटमेंट कर ले
तो फिर ये खुद की भी नहीं सुनता और फिर वही सेल बनाता है। Committed PHSC is defined as a cell which is restricted to give rise one group of cells। अब ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स को बनाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आरबीसी तो कोई ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है, बट आगे आपको मैं स्लाइड दिखाने वाला हूँ तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अनकमिटेड से कमिटेड हो गया, और बीच में हमने क्या देखा कि ये ओनली फ्यू इन नंबर थे, और अगर आपको किसी रिसर्च के लिए, किसी ट्रांसफ्यूजन के लिए सेल्स चाहिए तो ये सेल्स आप अम्बिलिकल कार्ड से ले सकते हैं। डन। अब कमिटेड PHCs आर ऑफ टू टाइप। अब ये दो किस्म की कमिटमेंट करते हैं। नंबर 1, lymphoid stem cells LSC which give rise to lymphocytes and natural killer cells। ये दो तरह के सेल्स ये बना सकते हैं। मतलब इसने कमिटमेंट की कि मैं लिम्फाइड सेल बनाऊंगा, तो उसमें आगे जाके ये दो किस्म के सेल हैं। और फिर ये दूसरी बात है कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, ये दूसरी टाइप है। which give rise to myeloid cells। Myeloid cells are the blood cells other than lymphocytes। यानी ये जो lymphocytes है, इसके अलावा अगर ब्लड सेल में कोई सेल्स हैं तो हम उसको कहेंगे myeloid cells। ठीक है। When grown in culture these cell form colonies, hence the name colony forming unit, forming blastocyte। इनको जब ग्रो किया गया तो पता चला कि ये सीधी माइटोसिस नहीं कर रहे, ये कॉलोनी बना रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, माइटोसिस से नहीं बन रहे, ये कॉलोनीज बना रहे हैं, और कॉलोनी से आगे जाके ये सेल्स निकलते हैं। तो इसी वजह से इसको कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बात करी, जो कमिटमेंट हुई वो दो तरह के सेल्स बनने में हुई। पहली को क्या हम कहेंगे, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। सही है। Let me remove the lines for the next slide। अब ये स्लाइड देखिए, ये जो ऊपर मैंने जो गोलगप्पा किया है वो इस स्लाइड पे एक्सप्लेन किया गया है। अनकमिटेड प्लोरिपोटेंट होम्योपैथिक स्टेम सेल्स थे जिसने कमिटमेंट फरमाई, और लिम्फाइड स्टेम सेल और कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट की कमिटमेंट हुई। लिम्फाइड स्टेम सेल जो थे वो नेचुरल किलर और लिम्फोसाइट्स बना रहे थे। कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स जो हैं वो 3 किस्म की कॉलोनी बना सकते हैं। यानी यहाँ के बाद की इसकी कमिटमेंट 2 में, फिर ये वाली तो एक ही रही और ये फिर 3 में गई। अब ये वाली कॉलोनी जो है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स की है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। आर फॉर रेड ब्लड सेल्स। तो ये कहाँ से आई, कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स से आई, और ये कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ई कहलाती है। और दो कौन सी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स बनी, एक जीएम है और एक एम है। जीएम और एम। जीएम जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स बनाती है, और एम जो है वो मेगा कैरियोसाइट्स बनाती है, यानी कि प्लेटलेट्स। ये देखिए नीचे की को भी आप पढ़ सकते हैं, प्लेटलेट्स इससे बनते हैं। इससे हमारे पास न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसाइनोफिल और मोनोसाइट्स बनते हैं। आगे हम इनको भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, बट फिलहाल हम इस वाली स्टेप को आगे पकड़ के ले जाएंगे। किस वाली को, एरिथ्रोसाइट वाली स्टेप को। कहाँ से आ रही है, अनकमिटेड से कमिटेड हुई, कमिटेड से कॉलोनी की तरफ गई, कॉलोनी से कॉलोनी स्पेसिफिक हो गई एरिथ्रोसाइट्स के लिए, और ये हमारे एरिथ्रोसाइट की लेन देन की तरफ आगे बढ़ रही है। अब जब हम एरिथ्रोसाइट की बात करेंगे तो एरिथ्रोसाइट जो ऊपर से चेन नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर बेसिक चेंजेस जो आएंगी वो रिडक्शन इन साइज होगी, यानी सेल जो बना कॉलोनी फार्मिंग से, तो क्या क्या होगा उसमें। तो यहाँ पर मैं इसको पढ़ देता हूँ आपकी आसानी के लिए। Colony forming unit E pass through different stages and finally become the mature RBC. During these stages, 4 important changes are noticed। 4 मेन चीजें हैं जो नोटिस होंगी।
आप भी आगे जाकर उन्हीं 4 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल, जो साइज इस कॉलोनी से निकलेगा वो या इसी में जो प्रोसेस हो रहा होगा वो बड़ा होगा। नॉर्मल आरबीसी का साइज क्या है 7.2 और यहाँ से 25 माइक्रोन का निकलेगा। इसमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियोलाई होंगे, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस दोनों डिसअपेयर होंगे आखिर तक जाते जाते। यहाँ से जब ये पहली बार निकलेगा या प्रोसेस हो रहा होगा, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें हीमोग्लोबिन नज़र आना शुरू होगा और फिर कंप्लीटली आ जाएगा। साथ में जब ये शुरू में हम इसको पढ़ेंगे तो इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो बेसोफिलिक होगी और आखिर में जाकर एसिडोफिलिक हो जाएगी। सही है जी। अब स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्या है? जब भी हम किसी भी टिश्यू को स्टेन करते हैं, यानी जब भी हम किसी भी टिश्यू को अंडर माइक्रोस्कोप रखते हैं तो क्या होता है, हम उसको स्टेन करते हैं। अब ये स्टेन एसिडिक और बेसिक होते हैं। तो जो एसिडिक स्टेन और रखते हैं हम उसे कहते हैं एसिडोफिलिक और जो बेसिक स्टेन रखते हैं हम उसे कहते हैं बेसोफिलिक। तो ये जहन में याद रखिए, जो बेसिक स्टेन से रंग जाते हैं वो बेसोफिलिक, जो एसिडिक स्टेन से रंग जाते हैं वो एसिडोफिलिक कहलाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ये 6 स्टेप। इनके नाम को ज़रा गौर से देखिए। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो पहले से जो होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट की बात हो रही है। फिर प्रो के बाद अर्ली आएगा नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और फिर ये रेटिकुलोसाइट मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है जी, ये इससे पहले जो मैंने स्लाइड दिखाई थी, ठीक है, जिसमें हमारा प्लोरिपोटेंट हीमोपोटिक स्टेम सेल था, उसने यहाँ पर कमिटमेंट फरमा ली है लिम्फाइड स्टेम सेल्स में कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट्स में। कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट में कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एम, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जीएम की हम बात कर चुके हैं। मतलब उसमें हम डायरेक्ट नीचे तक आ गए थे और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे। ठीक है, ये 1 स्टेप है, 2 स्टेप है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। अब इस हर एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हर एक स्टेप में क्या कमाल होने वाला है। ठीक है जी, लेट्स गो। पहली जो स्टेज है उसको हम कहेंगे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। क्या जी? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इसको हम मेगालोब्लास्ट भी कहते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या मेगालोब्लास्ट ये फर्स्ट सेल डिराइव्ड फ्रॉम CFU कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ई से निकलता है, जिससे डिराइव होता है। अब ये बहुत लार्ज होता है साइज में। कॉलोनी फार्मिंग इस कॉलोनी में जो इसका साइज होता है वो 25 होता है, बट आफ्टर अ बिट प्रोसेस ये 20 माइक्रोन पर रिड्यूस हो जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि इसमें चंद बातें हम नोट करेंगे। एक तो साइज रिडक्शन, तो ये पहली बात थी, साइज रिड्यूस होगा। इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज, हमने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे डिसअपेयर होगा, तो हम न्यूक्लियस को हर स्टेज पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। और इसने तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीटली पूरे सेल को ऑक्युपाई किया होता है। इसमें 2 या मोर न्यूक्लियोलाई भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बड़ा है, पूरे सेल को ऑक्युपाई किया है, 2 या ज़्यादा न्यूक्लियाई भी हैं और रेटिकुलर नेटवर्क भी मौजूद है। अब प्रोएरिथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, यहाँ पर इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं मौजूद होता। साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक। अब ये बेसोफिलिक क्या चीज़ है भाईजान? ये ही वो प्रॉपर्टी है जो मैंने आपसे कहा स्टेनिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पर बेसोफिलिक है इन नेचर, यानी बेसिक कलर को ये रिटेन करते हैं। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट जो हैं ये मल्टीप्लाई सेवरल टाइम होते हैं, कई बार डिवाइड होते हैं और फाइनली फॉर्म सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज के जो सेल्स हैं जिन्हें हम नार्मोब्लास्ट कहते हैं, यानी अर्ली नार्मोब्लास्ट जो है
क्या नाम था इससे पहले स्लाइड पे, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, वो बनते हैं। सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन स्टार्ट इन दिस स्टेज। जब ये नॉर्मोब्लास्ट की पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। देखिए शुरू में मैंने कहा कि नहीं है, यहाँ पर मैंने कहा कि शुरू हो गई है, बट अपीयरेंस जो है वो इसके बाद की स्टेज में भी नहीं होती, ठीक है, यानी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में नहीं होती, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में होती है। वहां पर हमें धीरे 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 हेमोग्लोबिन नजर आना शुरू हो जाता है। सही है जी। अब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की बात करते हैं, तो पहली बात आपके ध्यान में क्या आनी चाहिए, लेट्स डिस्कस साइज। तो इसका डिस्कस जो साइज है वो 20 से 15 माइक्रोन पर रिड्यूस कर लिया गया। द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इज लिटिल स्मॉलर देन द प्रोएरिथ्रोब्लास्ट विद अ डायमीटर ऑफ 15 माइक्रोन। इन द न्यूक्लियस द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर। जो दो न्यूक्लियोलाई पड़े हुए थे वो डिसअपियर हो गए। अब जो न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ठीक है, वो कंडेंस होना शुरू हो गया। द कंडेंस नेटवर्क बिकम डेंस, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, वो एक ही जगह पर सारा जमा होना शुरू हो गया, न्यूक्लियस छोटा होना शुरू हो गया बेसिकली। तो जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी ही, अंदर का माल उतना ही है, ऊपर से न्यूक्लियस छोटा हो रहा है तो अंदर डेंसिटी बढ़ जाएगी। द साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक। इससे पहले स्टेज पर क्या था, बेसोफिलिक ही था। सो इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड बेसोफिलिक। अच्छा, इसको हम कहेंगे आल्सो, एक मिनट स्पेस नहीं है, हम कहेंगे द सेल इज आल्सो कॉल्ड बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, यानी इससे पहले वाला एरिथ्रोब्लास्ट ये बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। दिस सेल डेवलप इनटू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ये कौन सा है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद कौन सा है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। साइज रिड्यूस हुआ, न्यूक्लियस साइज रिड्यूस हुआ, न्यूक्लियोलस जो थे वो डिसअपियर हुए, और न्यूक्लियस के साइज रिडक्शन की वजह से क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो भी डेंस हो गया, और इसका जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है उस पर कोई फर्क येट नहीं पड़ा। 3 की हम बात करते हैं। 3 में क्या है, सेल थोड़ा और छोटा होगा, कितना था 15 था, 10 to 12 पर आ गया जी। सेल का साइज छोटा होता जा रहा है, सेल बनने जा रहा है। न्यूक्लियस जो है वो स्टिल प्रेजेंट है, बट द क्रोमेटिन नेटवर्क शोज फर्दर कंडेंसेशन। द हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपेयरिंग। हमने पहले ही स्लाइड पे कह दिया था कि इंटरमीडिएट जो हमारी स्लाइड स्टेज होगी वहां पर हीमोग्लोबिन अपेयर होना शुरू हो जाएगा। द साइटोप्लाज्म इज ऑलरेडी बेसोफिलिक। यहाँ पर साइटोप्लाज्म बेसिक था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इट स्टेन बोथ। हीमोग्लोबिन जो है वो एसिडोफिलिक है, तो ये एसिडिक कलर के साथ भी स्टेन करेगा और बेसिक कलर के साथ भी स्टेन करेगा। इसी वजह से हम इसको कहते हैं पॉलीक्रोमोफिलिक, यानी हर तरह के रंग लेने वाला। पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी हम कहते हैं। दिस सेल्फ डेवलप इनटू द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड नॉर्मोब्लास्ट। अब इंटरमीडिएट के बाद नॉर्मोब्लास्ट यानी लेट नॉर्मोब्लास्ट भी आगे आएगी। तो एक बार फिर रिव्यू कर लें। साइज रिड्यूस हुआ, न्यूक्लियस अब प्रेजेंट है, बट उसका जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमोसोम का जो नेटवर्क था वो और श्रिंक होने लगा है और कम होने लगा है, ठीक है। इसमें जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है वो बेसिक है, बट हेमोग्लोबिन आ गया है तो हेमोग्लोबिन एसिडिक है, तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों कलर को ले सकता है। हेमोग्लोबिन बेसिक है, इसी वजह से एसिडिक कलर को ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लेट नॉर्मोब्लास्ट की बात होने वाली है। साइज और रिड्यूस हुआ, 8 to 10 की तरफ आ गया। नॉर्मल क्या था 7.2 था, देखिए और बन रहा है, सेल खूबसूरत होने वाला है। न्यूक्लियस इस कदर छोटा हो गया, बिकम वेरी स्मॉल विद वेरी मच कंडेंस क्रोमेटिन नेटवर्क एंड इट इज नोन एज इंक स्पॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना छोटा हो गया कि उसका क्रोमेटिन मटेरियल उसको एक नुक्ते की हैसियत दे रहा है, तो इसकी वजह से हम इसको कहेंगे इंक स्पॉट न्यूक्लियस, एक नुक्ते की तरह। क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इंक्रीज, ऑफ कोर्स अब इससे पहले वाले में अपेयर होने शुरू हुआ, अब क्वांटिटी ऑफ
हीमोग्लोबिन और बढ़ेगी। अब ये हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जो बढ़ रही है, ठीक है, तो ये इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी असर डालेगी। अब ये एसिडोफिलिक हो गया है, ठीक है। एसिडोफिलिक न्यूक्लियस, जब हम इस सेल को अब्स्टेन करेंगे तो ये एसिडोफिलिक होंगे। अब एरिथ्रोब्लास्ट जो है, इन द फाइनल स्टेज ऑफ द लेट नॉर्मोब्लास्ट जस्ट बिफोर इट पासेस टू द नेक्स्ट स्टेज द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट। अब इसका न्यूक्लियस खत्म, डिसइंटीग्रेट, अब डिसअपियर हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर इज कॉल्ड पिक्नोसिस। याद रखिए, मैं अक्सर खाली जगहों में दे देता हूं फिल इन द ब्लैंक में पिक्नोसिस क्या है, ठीक है, या द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर इज कॉल्ड, तो आपको अक्सर पिक्नोसिस का पता नहीं होता, तो पिक्नोसिस को याद रखिए। द फाइनल रेमिनेंट इज एक्सट्रूडेड, जो बकियाजात होते हैं इस न्यूक्लियस के, वो भी सेल से निकाल दिए जाते हैं और हमारा ये लेट नॉर्मोप्लास्ट डेवलप हो जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट। अब रेटिकुलोसाइट जो हमारा सेकेंड लास्ट स्टेज है उसकी बात करते हैं। आ गया रेटिकुलोसाइट, इसको हम इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं, सही है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तकरीबन 8 माइक्रोन, जो कि मेच्योर का 7.2 है, ठीक है। इट इज स्लाइटली लार्जर देन मेच्योर आरबीसी। द साइटोप्लाज्म कंटेन द रेटिकुलर नेटवर्क। रेटिकुलर नेटवर्क यहाँ पर मौजूद होता है। अब रेटिकुलम, ये नेटवर्क क्या चीज़ है, ये जो आरबीसी जो पहले बन रहा था, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो थे वो मौजूद थे, जो अब यहाँ पर नहीं है। तो ये उन ऑर्गेनेल्स का बकाया जात है और ये इस सेल को इसकी शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। which is formed by remnant of disintegrated organelles due to the reticular network. The cell is called reticulocyte. इस रेटिकुलर नेटवर्क की वजह से ही इसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं। न्यूबॉर्न्स बेबी में इसका क्या मसला है, ये 2 to 6% मौजूद होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में रेटिकुलोसाइट 2 to 6% होते हैं, क्योंकि उसमें आरबीसी प्रोडक्शन बहुत तेज हो रही होती है। अब फॉर एवरी, अच्छा, ऑफ कोर्स परसेंटेज का ही मतलब है कि 2 से 6 सेल हर 100 सेल में से मौजूद होंगे। अब नॉर्मल द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट डिक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, ये कम होती है रेटिकुलोसाइट, 6 से 4, 4 से 3 होने लगती है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है। द रेटिकुलोसाइट काउंट रिमेन कांस्टेंट आर बिलो 1, और नॉर्मली हमारे ब्लड में बिलो 1% या 1% ये मौजूद होते हैं, क्योंकि आरबीसी प्रोडक्शन हो रही होती है और ये इमेच्योर आरबीसी रेटिकुलोसाइट ही हमारे ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। समझ आए, तो हमारे ब्लड में मेच्योर आरबीसी रिलीज नहीं होते, ये इमेच्योर आरबीसी रिलीज होते हैं और ये रिलीज के बाद मेच्योर होते हैं। यहाँ पर रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपेयर हो जाता है। मेच्योर एरिथ्रोसाइट जो होता है उसमें कोई नेटवर्क नहीं होता। द सेल बिकम द मेच्योर, सेल मेच्योर हो गया। अब मेच्योरिटी का क्या मतलब है, अव्वल तो इसमें जो इसका बाइकनकेव शेप है वो आ जाता है। इसका साइज 7.2 माइक्रोन डायमीटर का हो जाता है। The mature RBC is with hemoglobin but without nucleus, इसमें कोई न्यूक्लियस, कोई ऑर्गेनेल नहीं। साइज इसका 7.2, जो इसका यमी पमी हमने साइज पढ़ा हुआ है वही आ जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके 6 स्टेजेस एरिथ्रोपोइसिस की। यहाँ पर इन स्टेजेस को एक बार फिर सिंप्लीफाई किया गया है, बट उससे पहले ये बात ज़रूरी है कि ये 6 स्टेजेस 7 दिन में पूरी होती है। कितने दिनों में? 7 दिनों में। 5 दिन अप टू द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट कौन सी स्टेज थी? सेकेंड लास्ट स्टेज, इमेच्योर आरबीसी तक की स्टेज थी। फिर ये फारिग हो गए वहां से और 2 दिन इन्होंने मेच्योर होने में लिए। गॉट इट? ये टोटल 7 दिनों का फंडा है, जिसमें से 5 रेटिकुलोसाइट तक के थे और 2 मेच्योरिटी तक के।
स्टूडेंट खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लाइक और डिसलाइक दीजिए, मुझे कमेंट में अपने जवाबात ज़रूर लिखिए, अपने आरा से भी मुझे आगाह कीजिए आप क्या सोच रहे हैं इन लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, इसके बाद का लेक्चर अगर आप जानना चाहें तो वो होगा फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। ये हम पढ़ेंगे हर एक को इंडिविजुअली, और इसके लिए रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि ये मैंने आपकी जो फिजियोलॉजी की बुक है के सबलिंगम की लिखी हुई उससे दिए हैं। ठीक है, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।